नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है घोटाले पर सख्त सरकार। कांग्रेस क्यों बेकरार? तो क्या वजह है कि ये जो घोटाला है, ये घोटाला विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सरकार को घेरने का एक बड़ा मसला है। वहीं सरकार भी एक के बाद एक कुछ ऐसा एक्शन लेकर ये बताने की लगातार कोशिश कर रही है। एक दिन पहले ही जो ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें प्रभारी जो लोकायुक्त के महानिदेशक थे उनको हटाया गया और सरकार ने ये बताया है ये करके कि हम एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या सीबीआई भी जांच के लिए सरकार जा सकती है? कोई नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। जयदीप प्रसाद का तबादला होना यह मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। देखिए, हमने कांग्रेस विधायक दल ने सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाने का विचार किया है क्योंकि सीबीआई की हमने जांच की मांग करी, सरकार ने उस बात को खारिज किया। कांग्रेस लीडरशिप के इस रवैये से साफ है कि विपक्ष आरटीओ घोटाले को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस लोकायुक्त से लेकर ईओडब्ल्यू और आयकर विभाग तक इसकी शिकायत कर चुकी है। अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पटवारी का आरोप है कि सौरभ शर्मा सिर्फ एक प्यादा है, असल में इसमें शामिल बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उमंग सिंघार ने लोकायुक्त डीआईजी के तबादले को लेकर भी सरकार को घेरा। जांच हो ही नहीं रही है। सौरभ शर्मा कांड में प्रदेशवासियों सारे बीजेपी के लोग हैं। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था, ये मैंने पहले भी कहा था, 20,000 करोड़ की चोरी है। जयदीप प्रसाद का तबादला होना यह मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। देखिए, हमने कांग्रेस विधायक दल ने सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाने का विचार किया है क्योंकि सीबीआई की हमने जांच की मांग करी, सरकार ने उस बात को खारिज किया। बड़े मगरमच्छों के नाम सामने नहीं आ पा रहे। 8 डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद जी को हटा दिया गया जो सौरभ शर्मा के इस प्रकरण की पूरी जांच कर रहे थे। तो क्या सरकार, ये मैं मानूं कि इस पे दबाना चाहती इसलिए लोकायुक्त को हटाया? तो मैं समझता हूं कि सरकार की जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर ये बात उठे। विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने को बीजेपी जल्दबाजी बता रही है। कांग्रेस को जहां जाना वहां जाए। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है और मध्य प्रदेश और देश की सरकारें ईमानदारी के साथ अपने काम पर लगे। इसलिए कांग्रेस जब घोटाले की बात करती है तब मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की स्थिति है और मुझे लगता है कांग्रेस को अपना आत्म आकलन करना चाहिए। पारदर्शिता जहां तक है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश परिवहन विभाग से जुड़ा सैकड़ों करोड़ों का घोटाला सामने आया था। आरटीओ का धनकुबेर सौरभ शर्मा के पास मिली 500 करोड़ की संपत्ति। आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल है सौरभ शर्मा। नियम के खिलाफ जाकर हुई अनुकंपा नियुक्ति। चेक पोस्ट पर ट्रक ऑपरेटरों से रिश्वत वसूली। लोकायुक्त आईटी और ईडी कर रही मामले की जांच। सौरभ शर्मा और 2 सहयोगी ईडी की गिरफ्त में। कार से मिला था 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश। सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, सीबीआई जांच की भी मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी इस मसले को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि मामला पेचीदा है और इसमें दोनों ही पार्टियों के कई नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और नतीजे का इंतजार है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको लेकर जनता की क्यूरियोसिटी बड़ी तगड़ी होती है और ऐसे अनेक मामले इस देश में सामने आए हैं जहां जनता ने बहुत रुचि ली। ये जो मसला है ये भी एक ऐसा ही मसला है जहां सभी पक्ष, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, अराजनीतिक पक्ष हो या जनता हो, सभी ये जानना चाहते हैं कि एक मामूली सा कांस्टेबल और किलों में सोना और करोड़ों में रुपया कहाँ से आया और क्यों इतनी लेविश लाइफस्टाइल की दुबई में पार्टीज चल रही हैं और इतनी सारी चीज़ें। क्योंकि इसका जो सच है वो सच जब तक सामने नहीं आएगा तब तक ये क्यूरियोसिटी लोगों के मन की जो है ये ख़त्म नहीं होगी। और अगर जनता के मन में कोई क्यूरियोसिटी है
तो निश्चित तौर पर उसका समाधान उसकी चुनी हुई निर्वाचित सरकार को अवश्य देना चाहिए और विपक्ष को उसमें मददगार बनना चाहिए। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं वो समझ लीजिए। पहले आरटीओ घोटाले को गरमाए रखना चाहती है कांग्रेस, जाहिर तौर पर रखना ही चाहेगी। क्या आरटीओ घोटाले के जरिए व्यक्तिगत दुश्मनी भी निकाली जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोकायुक्त डीजी को हटाकर सरकार ने सख्ती का संदेश दिया है। बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव जिस मिजाज के राजनेता हैं वो इस शैली पर बिल्कुल दृढ़ता से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, आपका बहुत स्वागत मनोज। यशपाल सिंह सिसोदिया, सीनियर बीजेपी लीडर पूर्व विधायक, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज, विधानसभा में आपने इस पूरे मसले की गर्माहट को बहुत नज़दीक से देखा है। जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। कैसे एक गाड़ी मिलती है सुनसान इलाके में और उसमें 1-2 किलो नहीं, 52 किलो जी 52 किलो सोना है, उसमें कैश है, नकदी है करोड़ों की। फिर एक ऐसे कांस्टेबल साहब की मस्ती है जो पूर्व हो चुके हैं, लेकिन उनका वैभव तो ऐसा है कि कई डीजीपी भी शर्माए। तो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको इस मसले पर, क्योंकि पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग ऐसे मसलों पर एक पत्रकार के नाते हमारी भी कहती है कि डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे मसले के अंतिम निष्कर्ष तक जाना चाहेंगे। देखिए, अब तो यही लग रहा है, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से कल देर रात को जो ट्रांसफर्स हुए हैं, बात अकेले लोकायुक्त के बदलने की नहीं है शरद जी। पूरी सूची को भी आप देखेंगे तो वो इस तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे साईं मनोहर को जिम्मेदारी देना गुप्तवार्ता की, यानी जहाँ से रिपोर्ट मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा होता है, अपने नज़दीकी माने जाते हैं, तो बहुत साफ सुथरी छवि उनकी है। योगेश देशमुख को वहाँ लाना या आदर्श कटियार को प्रशासन की जिम्मेदारी देना, पूरी सूची को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अलग तरह। तो निश्चित रूप से मोहन यादव तो वो करना ही चाहते हैं। लेकिन अब हम आरटीओ के मसले पर लौटते तो कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि इस मामले में कुछ तो निकलेगा और इसीलिए पकड़कर अपने पास रखी। यदि सुप्रीम कोर्ट कहीं कांग्रेस चली जाती है, जैसी तैयारियां हैं, और ये भनक सरकार के पास भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, इसमें भनक है या बाकी जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वो सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी उन लोगों की जो भी सौरभ शर्मा से जुड़े रहे होंगे। अब सौरभ शर्मा के पास 52 किलो सोना भी आता है, 14 करोड़ के लगभग कैश मिलते हैं, ये तो गाड़ी की बात है। उसके अलावा तो और पूरा हम देखें तो 100 करोड़ के आसपास ये चले जाता, तो इतना पैसा आया कहाँ से। दूसरी बात यह है कि इस सोना को लाने में 52 किलो सोने के बिस्किट जब आए होंगे तो ये कहाँ से उतरे होंगे, कैसे आए होंगे। तो जांच के बिंदु तो ढेर सारे हैं, मुझे लगता है कि उसकी तरफ जांच होना ही चाहिए। पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा का मसला बहुत बड़ा है और सरकार को भी उतनी गंभीरता से लेना भी चाहिए, ले भी रही है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं। मुझे लगता है कि बड़ा कुछ होने वाला है जो मेरे पास खबरें हैं, और इसीलिए सरकार भी गंभीर है और विपक्ष भी गंभीर है निश्चित तौर पर। और जैसा हम जानते हैं कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसको लेकर डबल इंजन की सरकार का अहम कंपोनेंट केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, उसके सीनियर लीडर्स वो भी इससे परिचित हैं कि क्या इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। और निश्चित तौर पर उनका भी एक फर्म और साफ संदेश यही है कि वही करिए जो हर दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से उपयुक्त है और जो अंतिम सच को सामने लाने में, कामयाब करने में एजेंसीज को मदद करेगा। खैर ये वक्त बताएगा, लेकिन होना यही चाहिए। शैलेंद्र जी पूरा जोर लगाए हुए है कांग्रेस इस मसले को लेकर। उमंग सिंगार जी ने जिस तरह विधानसभा और अब सुप्रीम कोर्ट की बात है, और ऐसे सेंसिबल मसले जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ले जाए जाते हैं तो क्या रुख होगा देश के सर्वोच्च न्यायालय का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस इसको एक ऐसा मुद्दा ज़रूर मान रही है जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। देखिए, अगर हम इसे मुद्दे की तरह लेंगे तो प्रकरण बड़ा ढीला हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो कि तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी के समकक्ष रिटायर्ड या जिसने वॉलंटरी रिटायर लिया कांस्टेबल के पद पे, उसके यहाँ पर आधा कुंटल से ज़्यादा सोना, हम इसको किलो की जगह कुंटल में समझेंगे तो आधे कुंटल से ज़्यादा सोना, 14 करोड़ का नकदी और जो सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास, तो ये तो एक हिस्सा है। अब ये हिस्सा कितना होगा, क्योंकि कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति ही सब कुछ तो नहीं कर सकता, और इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों का,
सरकार में लिप्त मंत्रियों का कहीं ना कहीं गठजोड़ है, क्योंकि एक साधारण कांस्टेबल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100-200 करोड़ रुपए आसानी से कमा ले और उसके पास में ही बरामद हो रहे हैं, 500 करोड़ तक की प्रॉपर्टियां निकल रही हैं। तो इसका मतलब है कि हजारों करोड़ का घपला है, उसका ये छोटा सा हिस्सा उसके पास से बरामद हुआ है। और फिर इसके लिए अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, ईओडब्ल्यू अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, डीआईआर अलग काम कर रही है, लोकायुक्त अलग काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। कोई आज या कल का मामला नहीं है, लगभग 2 महीने हो गए। अब आप जयदीप प्रसाद जी का ट्रांसफर करके कह रहे हैं कि हम सख्त हैं इसलिए अब जयदीप प्रसाद जी का ट्रांसफर कर दिया, तो अभी 2 महीने से क्यों नहीं किया? अब तो 2 महीने के लगभग हो गया। ऐसी कौन सी बात हुई? जिस तरीके से सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी या उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया, वो भी मामला है कि हम पकड़ ही नहीं पाए, व्यक्ति को नहीं पकड़ पाए। अब डायरी की बात है, तो विधानसभा में कहा कि डायरी ही नहीं मिली है, डायरी गायब हो गई। अब डायरी कौन ले गया, किसके पास है? वो सबसे बड़ी बात तो ये है द्विवेदी जी, आप समझते शरद जी कि ये इतना सारा राशि घर से बाहर कैसे निकली? कोई क्या गाड़ी में रखेगा? वो गाड़ी भी शरद जी, कहीं और पहुंचाएगा? क्या कांग्रेस ये मानती है कि सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से तुरंत आ जाएगा अंतिम निष्कर्ष सामने? शरद जी, बात यह है कि अगर कुछ होना होता तो 2 महीने का लगभग पर्याप्त समय यहाँ की एजेंसियों को था, लेकिन जिस तरीके के जवाब विधानसभा में दिए गए, जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, कहीं न कहीं विधायक दल और सबको असंतुष्टि मिली, आम जन को मिली। कोई एक ये किस विधायकों का या किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये प्रदेश का मामला है। हम लोग अपने अपने स्तर पर सब इनकम टैक्स देते हैं और उस टैक्स की गाड़ी कमाई होती है, और कोई भ्रष्टाचारी रूप से इस तरीके से कमाएगा, जैसा आपने कहा कि दुबई जैसी जगह पार्टी करेंगे, हम तो सपने में देखते रहते हैं कि चलो दुबई जाना है, पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, लेकिन उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? अगर विधानसभा से न्याय मिलता, विधानसभा से वो बातें निकल कर आती, तो निश्चित रूप से सीबीआई की मांग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जहां पर हमें उम्मीद थी विधानसभा सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान, कि सरकार उस तरह की एक्शन लेगी, पर्दाफाश करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। तो मजबूरी ये बनी कि हम जो हमें न्यायिक अधिकार है, उस अधिकार का हम उपयोग कर कर हम कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट से आग्रह करें कि सीबीआई इंक्वायरी हो, और उम्मीद करें कि ऐसी इंक्वायरी हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि सौरभ शर्मा जैसा मोहरा जो सबके सामने है, वो मोहरा तो हो, लेकिन उस मोहरे के पीछे कौन कौन लोग हैं, ये राशि किस किस के पास गई, नेक्सस क्या है, वो सबके सामने, जनता के सामने आए। लेकिन जांच के लिए पर्याप्त समय जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल देश का केस, निश्चित सुशांत सिंह सुसाइड केस, इसमें रिया चक्रवर्ती नाम की एक मध्यम दर्जे की अभिनेत्री का नाम बहुत जोर शोर से लिया गया, और सीबीआई जांच में उसे क्लीन चिट मिली है। तो कई बार पगड़ी उछालने की भी ये जो प्रक्रिया, कई बार राजनीति में और कई बार जांच की प्रक्रिया, मैं आता हूं आपकी तरफ, पहले यशपाल जी की तरफ मैं एक चीज में कंक्लूड कर दूंगा, इसमें तो सामने सबूत है, पैसा पकड़ा गया, सोना सामने है, गाड़ी किसकी है, सारे डॉक्यूमेंट सामने हैं। वो मामला, हम सब मामलों को मिलाएंगे शरद जी, तो हर मामले अलग अलग तरीके के होते हैं। अब इसके पीछे कौन है, वो अभी तक क्लियर सरकार ने नहीं किया। सौरभ शर्मा है, उनके 2 साथी। यशपाल जी, एक तो जो विपक्ष का बहुत साफ सवाल है, उसका जवाब जरूर आना चाहिए सरकार की तरफ से, कि इसमें 2-3 एजेंसी तो केंद्र की हैं, इनकम टैक्स है, ईडी के इन्वॉल्वमेंट की भी बात है, हो सकता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ कुछ और भी 1-2 एजेंसी केंद्र की इन्वॉल्व हों, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ को देखती हैं, और इसमें लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जांच कर ही रहे हैं। तो एक कोई कमेटी बनाकर एक जांच रिपोर्ट से तो अवगत कराया जाए अब तक की जांच में क्या फाइंडिंग्स हैं, ये पता चलना चाहिए। जी शरद जी, जो अपराधी, जो आरोपी न्यायिक हिरासत में है, और उसके साथ जिस प्रकार से लोकायुक्त ने, इनकम टैक्स ने, रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने और अपने ईओडब्ल्यू ने, सबने मिलकर के तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ जो कुछ भी मामला तैयार किया है, और सरकार एजेंसी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं तो मनोज सैनी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य में, अपने बयान में साफ कहा है कि सरकार की मंशा साफ है और सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहती है, और इसी कारण से कुछ अच्छे अधिकारियों को और मजबूती के साथ जिस प्रकार से डेप्यूट किया जा रहा है। और देखिए शरद जी, डीजी लोकायुक्त जयदीप जी की बात चलती थी कि स्थानांतरण तो एक सामान्य प्रक्रिया है। इन्हीं डीजी ने इस पूरे 2 महीने में जिस प्रकार से प्रकरण को तैयार किया है, जिस प्रकार से साक्ष्यों को एकत्रित किया है, और जो आरोपी, मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है, उसके न्यायिक हिरासत में रहते हुए और यहाँ पर किस प्रकार की क्या गड़बड़ी हो सकती है, इसके बारे में कांग्रेस बताने की स्थिति में नहीं है। दूसरा शरद जी, अभी मैं जीतू पटवारी जी को भी सुन रहा था, उमंग सिंगार जी को भी सुन रहा था, बड़े लोगों का नाम बता रहे हैं, तो तथ्य देवे ना, साक्ष्य देवे ना,
फिर उमंग सिंगार जी कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ इसमें सम्मिलित है। तो वे बड़े मगरमच्छों के कोई एविडेंस अगर आपके पास है तो आप जरूर दीजिए। और विधानसभा सत्र के चलते उमंग सिंगार जी उस फ्लोर पर 9 बैठकों में लगातार इसको इसलिए उछाला इसमें रहे थे कांग्रेस कि का ये कहना है, यशपाल जी, इसमें कांग्रेस का ये कहना है, ये आरोप समझ लीजिए कि जब आधा क्विंटल के करीब सोना बरामद होता है, करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक कांस्टेबल ये सब मैनेज कर सकता है? नहीं, देखिए मेरा कहना है कि जिस प्रकार से उमंग सिंगार जी और कांग्रेस की पार्टी जिस प्रकार से सत्र के दौरान सुर्खियां बटोरने को लेकर के और मीडिया में बने रहने को लेकर के जिस प्रकार से वे बातें कर रही है जिसके पास एविडेंस नहीं है, शरद जी, साक्ष्य चाहिए। कौन बड़े मगरमच्छ, कौन बड़े लोग, किस प्रकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं, उच्च अधिकारियों का नाम। आप तो शरद जी इनसे पूछिए, इस सत्र के दौरान स्वयं उमंग सिंगार जी लोकायुक्त ऑफिस में गए, इनकम टैक्स ऑफिस में गए, ईओडब्ल्यू में गए हैं, दस्तावेज लेकर के गए हैं। तो जरा बताइए तो किन किन के नाम लेकर के गए, उनको सार्वजनिक तो करे ना। जनता तो जानना चाहेगी कि कांग्रेस अगर इसको उछाल रही, कांग्रेस प्रकरण को गंभीर मानती है तो कौन लोग इन्वॉल्व है। और आपका विधायक दल तय करेगा क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का? आप विधायक दल तय करें, ये आपकी स्वतंत्रता है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार तो निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है, पारदर्शिता के साथ कर रही है। जैसा कि स्वयं मनोज सिन्हा जी ने कहा कि प्रमाणित और पारदर्शिता के साथ मोहन यादव की सरकार आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस को एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, तथ्यों और तर्कों के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, कोई एविडेंस इनके पास है नहीं, ऊंट के ऊपर बैठ करके बकरी चरा रहा है। अगर आरोपी है तो इस आरोपी को पकड़ा किसने? अगर ये सोना बरामद भी किया शरद जी तो किसने किया? हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और स्थानांतर को लेकर के डीजी की बात की जा रही है, इन्हीं डीजी महोदय ने इस प्रकार से को मजबूती प्रदान करी है। बोल लीजिए पटेल साहब, बोल लीजिए जल्दी। देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जिसके समय में इतना सोना इकट्ठा हुआ है, आप वो नहीं कहेंगे कि हमारे जमाने में सोना इकट्ठा हुआ है, उसमें किसी एक के पास मिल गया तो कह रहे कि हमने पकड़ा है। अरे भैया, आपके राज में इतना सोना एक कांस्टेबल कमा रहा है तो इसकी कुछ तो श्रम कीजिए, उस पर पीठ में तबतबाइए कि हमने पकड़ लिया। पता नहीं कितने लोगों के पास है ऐसा। चलिए सिसोदिया साहब जवाब दीजिए जी। देखिए हम पकड़ते हैं तो दिक्कत है, नहीं पकड़ते हैं तो दिक्कत है। चैलेंज जी, आपके पूरे दल को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप बड़े मगरमच्छों के, आप राजनेताओं के भारतीय जनता पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट है और आप इस दमदारी के साथ कह रहे हैं, और आपके नेता उमंग सिंगार जी तो दौरान विधानसभा सत्र के दौरान सारे ऑफिसों में चले गए, क्या दस्तावेज पुटत किए जरा बताइए ना। किसी एक नेता का नाम लिया हो तो बताइए, किसी एक अधिकारी का नाम लिया हो तो बताइए। आप साक्ष्य दे नहीं रहे, आप एविडेंस प्रस्तुत कर नहीं रहे, आप तर्क से बात कर नहीं रहे, आप तथ्यों को प्रस्तुत कर नहीं रहे। आप सुप्रीम कोर्ट देखिए यशपाल जी, ये काम किसका है? चलिए कोई पार्टी का काम नहीं है, किसी विधायक दल का काम नहीं है। मैं लौटा हूं मनोज, फिर हम उस मुद्दे पर आते हैं कि जिस तरह से ये सरकार का रवैया है, नजरिया है, इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कौन कौन जिम्मेदार है। फिर एक आरोप ये भी है कि बीजेपी के बुंदेलखंड से आने वाले नेताओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता है और उस प्रतिद्वंद्विता में भी कुछ अंदर की गोपनीय चीज़ें उजागर की जा रही हैं, कागज़ पहुंचाए जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम क्या सच्चाई है, लेकिन ऐसी भी बातें हमने सुनी हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि वो सच्चाई सामने लाए, क्योंकि घर की कई बार जो अंदरूनी कलह होती है उससे जो मसले सामने आते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और यही मुझे लग रहा है कि सरकार भी इस बात को समझ रही कि इसमें कलई खुलना चाहिए। जो भी लोग हैं, अब नाम जैसा कह रहे थे यशपाल जी, नाम तो बहुत स्पष्ट तौर पर लिए हैं विपक्ष के नेता ने, चाहे वो गोविंद राजपूत जी का हो, भूपेन जी का नाम, दूसरे जो थे उपनेता उन्होंने लिए। लेकिन ये दो तरह के मसले सर जी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। एक वो था जिसमें नियुक्ति को लेकर मसला उठा गया, बाकायदा विधानसभा में चर्चा हुई, और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो विधानसभा के अध्यक्ष, वो भी बधाई के पात्र होना चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा कराई। उसके बाद ये मसला यहाँ पहुँचा। भूपेन सिंह पर यह आरोप लगे कि जो नियुक्ति हुई है उसमें कुछ गड़बड़ी, तो इसकी बिल्कुल क्लीन चिट खुद जो मंत्री है, परिवहन मंत्री, विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। शपथ पत्र नकली था जिसकी जांच के लिए उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है, मतलब शपथ पत्र गड़बड़ था, लेकिन भर्ती में कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं अपनाई गई। दूसरी बात ये थी कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसमें यह बताया गया कि अचानक सौरभ शर्मा की संपत्ति नहीं बढ़ी। जिन अधिकारियों के नाम लिए गए, जिन मंत्री महोदयों के नाम लिए गए, उनकी संपत्ति में भी खूब इजाफा हुआ है। चाहे गोविंद राजपूत जी की बात करें
या दूसरे मंत्री की बात करें, सभी के नाम लिए गए बाकायदा, लेकिन दो तरह के मसले थे। तो ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि संपत्ति का इजाफा तो इस दौर में हुआ सौरभ शर्मा के साथ साथ मंत्री और अधिकारियों का, जैसा आरोप लगाया, और इसीलिए सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही। आने वाले दिनों में मुझे लगता है इस पर खुलासा भी होंगे। यदि योगेश देशमुख जैसे काबिल अफसर, जयदीप प्रसाद जी आप देखिए 2 जगह से 6-6 महीने में हटे, ये अपने आप में मुझे लगता है किसी आईपीएस अफसर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले उनको इंटेलिजेंस का प्रभार दिया गया, वहाँ से फिर लोकायुक्त पहुँचाया गया, और साल 1.5 साल में 2 नियुक्तियाँ उनकी हो जाती, तो कुछ तो रहा होगा मुझे लगता, और इस बात को शायद मोहन जी भी समझ रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि उसके कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स को इसमें आक्षेप के दायरे में लिया गया है, और ये आरोप लगाए गए हैं कि उनकी संपत्ति या कहीं ना कहीं नियुक्तियों में कथित रूप से धांधली हुई है। तो बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि सच तक पहुंचा जाए, और केंद्र में भी बीजेपी की जो यूनिट है, केंद्र सरकार है, वहाँ से भी ये मैसेज बहुत साफ तौर पर होगा। अब यशपाल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं शैलेंद्र जी की तरफ आऊँगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये प्रधानमंत्री का एक ऐसा वक्तव्य है जिसको उन्होंने अब तक 11 वर्षों की सरकार में करके दिखाया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी तमाम आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगे हैं, लेकिन देश के कुछ औद्योगिक घरानों को लेकर छोड़ दें तो कहीं कामकाज में सरकार के कोई ऐसी बात कांग्रेस या कोई विपक्षी दल नहीं उठा पाया कि यहाँ लेन देन हुआ है। साफ तौर पर ये बीजेपी की एक इमेज से जुड़ा मसला है, इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जी निश्चित रूप से शरद जी, विधानसभा के फ्लोर पर और विधानसभा के बाहर भी जब मीडिया ने बाइट ली थी तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, परिवहन मंत्री जी ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिस प्रकार से मनोज सैनी जी भी बता रहे थे कि नियुक्ति को लेकर के, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर उसका उनका अधिकार था, नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं थी, नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी करते हैं शरद जी। लेकिन अगर नियुक्ति में गलत प्रमाण और गलत दस्तावेज दिए हैं तो इसी घटनाक्रम के बाद में स्वयं सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और परिवार के सदस्यों को भी इसमें एफआईआर भी तक दर्ज करी है दस्तावेजों की कूट रचना के आधार पर। जिस प्रकार से सौरभ शर्मा ने जो नियुक्ति में गलत प्रमाण दिए, गलत दस्तावेज दिए, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही शरद जी। जी जी हाँ, बोलिए शैलेंद्र जी। देखिए, नियुक्ति के मामले अपने आप में क्वेश्चनेबल है। चिकित्सा विभाग का व्यक्ति या दूसरे विभाग का व्यक्ति कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जा सकता है, और जहाँ तक यशपाल जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह के नाम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के उसमें लिए हैं वो सामने के सामने। और अभी मनोज जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि सबकी संपत्ति बढ़ी हुई है, प्रमाण दिए गए हैं कि इतनी सब चीज़ें। अब इन सब मामलों में बहुत सारी बातें हैं। जयदीप प्रसाद जी, आप स्पष्ट कर दीजिए, आरोप हैं ये या प्रमाण दिए गए हैं? कई जब प्रमाण दिए गए हैं और बहुत अच्छे प्रमाण है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा समझा है, बहुत बड़ी फाइल है उसकी। तो प्रमाण ऐसे हैं, मुझे लगता है ये प्रमाण ही सरकार को बता रहे हैं कि आगे चलकर मुश्किलें बढ़ेंगी, और इसलिए सरकार भी बहुत गंभीर है, केंद्र हो या राज्य दोनों। देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार अपना काम करे, उन्हें करना चाहिए, लेकिन जिस तरह के मामले हैं इसमें 2-3 चीजें निकल कर आ रही। जयदीप प्रसाद जी का अपना मामला कि 1 बार 2 बार वो काबिल नहीं थे तो क्यों बैठाया, ये भी उसी सरकार ने बैठाया, मोहन यादव जी नहीं बैठाया, और एक बार बदल के उनको बैठाया फिर उनको हटाया। तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई भी इसमें बहुत सारी मामले हैं। बहुत सा ज़्यादा मोहन यादव जी अपने आप को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो भी बहुत सारी कहानी है। तो इसमें एक ही चीज़ ही नहीं हो रही है, इसमें 3-4 मामले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता है और इस तरह के मामले आते हैं, उसमें अगर देरी होती है और जो दूसरे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनने सारा खेल रचा है, वो कहीं बचते हैं और मोहरा ही सामने रहता है, तो ये मेरे ख्याल से प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है और भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने वाली बात है। इसमें निश्चित रूप से अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो कांग्रेस विधायक दल कोर्ट के पास जा रहा है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है ताकि सामने सारी बातें आए। 25-30 सेकंड में। जी जी, निश्चित रूप से शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रामाणिकता, जो पारदर्शिता है और उनका जो ईमानदारी है, और उनके बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और आपने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, निश्चित रहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश की बात है, मोहन यादव जी की बात एक बार भी नहीं कहा कि मोहन यादव जी की ईमानदारी। इंतजार कीजिए, जांच चल रही है अभी। जी अपराधियों के लिए और अपराधियों के साथियों के लिए नहीं होगा। जी, तो कुल मिलाकर बेशक ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मसले को लेकर, क्योंकि मोहन यादव जी जिस मिजाज के राजनेता हैं और जिस सोच को लेकर वो अब तक आगे बढ़े हैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि चाहे अभी विंध्य में घटी हुई घटना हो जहां पुलिस पर हमला हुआ, मऊगंज की हम बात कर लें,
वहाँ की घटना हो, उन्होंने एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती है। ये उनके अब तक के कार्यकाल की एक बड़ी चुनौती की तरह ये विषय उनके सामने है, उनकी सरकार के सामने है कि इस मसले पर कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उस तक पहुंचकर जो कल्प्रिट भी हो, क्योंकि कई बार इस मसले को हमने देखा राजनीति में पगड़ी राजनीति नहीं, कहीं भी आप हमेशा पाएंगे कि न्याय की उस प्रणाली पर, और जिसका मूल सिद्धांत ये है कि भले ही हजारों दोषी रिहा हो जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप पगड़ी ना उछालें। ये जिम्मेदारी कांग्रेस को भी निभानी है कि आप बहती गंगा में हाथ धुलने का प्रयास न करें। आप तथ्यों पर बात करें, प्रमाणों पर बात करें, और जितना हो सकता है दस्तावेज़ों के साथ सरकार के सामने आएँ, बजाय इसके कि आप हर व्यक्ति को या हर राजनेता के चरित्र और व्यक्तित्व पर सवाल उठाने लगे। लेकिन इतना ही ज़रूरी ये भी है कि इस मसले पर, ये बिल्कुल सही बात है, 3 केंद्र की एजेंसियां हैं, 2 राज्य की एजेंसियां हैं, ये समन्वय से बहुत जल्दी इस मामले से उन चेहरों से पर्दा हटाएं जिन चेहरों पर कथित रूप से दाग लगने की बात की जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।